हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज शुरू हो चुका है। जिसके अंतर्गत आज हम जून महीने के 11 से लेके 20 तारीख तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। अर्थात पार्ट 2 है ये हमारा डे 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 2 है। अर्थात जून 11 से लेके 20 तक की घटनाओं को हम काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर 1 जून से लेके 10 जून तक की घटनाएं कहाँ गई, तो उनको हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही आज हम जब इन घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो इसके संदर्भ में हम ये भी देखेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो तो वैसे भी हम देखते हैं, बट थोड़ा एक अलग तरीके से आज हम क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले हम अपनी कहानी की शुरुआत करें, हम आपको ये बता दें कि हमने आपके लिए ऑलरेडी सी सेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज़ शुरू कर दी है। अर्थात सी सेट के संदर्भ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि हमारी कई अन्य सीरीज भी हैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज हो जिसमें 2000 टॉपिक की बात करते हैं, या फिर प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज हो या उसकी बात करते हैं। क्लियर? तो आप इन सभी सीरीज की काफ़ी अच्छे से मदद ले सकते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी को काफ़ी मजबूत करने के लिए। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को लग रहा हो कि हम इस सीरीज की मदद नहीं लेंगे तो हमें ऑलरेडी आता है। तो आपको आता होगा बेशक, बट हमने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हर चीज़ पढ़ाई है जो आपको समझने में काफ़ी सहजता प्रदान करेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए खैर, हम आज से अपनी घटनाओं को शुरू करते हैं 11 तारीख से। तो आज जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। काफ़ी बार ये सालों साल चर्चा में रहती है कि आखिरकार इसे जारी कौन करता है और इसका क्या यूज है। बट आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि इसे जारी कौन करता है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा आप कैसे कह दे रहे हो, वैसे तो आप हमेशा कहते हो कि रिपोर्ट में यही पूछेगा। तो बट ज़रूरी नहीं होता है कि हर रिपोर्ट में आपसे वही चीज़ पूछे। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को किन पैरामीटर्स के बेस पर डिसाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 6 इंडिकेटर ही होते हैं। तो 6 इंडिकेटर याद रखना यूपीएससी की दृष्टि में काफ़ी सहज है, क्योंकि यूपीएससी 20-20 इंडिकेटर्स तक को पूछ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला इंडिकेटर है एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तीसरा सिटीजन पर फैकल्टी, चौथा फैकल्टी स्टूडेंट रेशन, पांचवा इंटरनेशनल फैकल्टी रेशन और छठा है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ पैसे से नहीं संबंध है, केवल वहाँ की फैकल्टी से संदर्भ है। अब यहाँ पे आपको दे दे मनी, इकोनॉमी, ऐसे ऑप्शन अगर आपको दे देगा तो आप उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए आपको इनको बस देखना है कि अच्छा एकेडमिक से है, एम्प्लॉयर से है, फैकल्टी से है, सिटीजन से है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो से है। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगला है तुरंत कस्टम्स। तुरंत कस्टम्स हमें बिल्कुल भी नहीं याद करना है कि तुरंत कस्टम्स का क्या मतलब है, क्या उपयोग है, क्योंकि ये आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। इतने सिंपल प्रश्न यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है, बट टेस्ट सीरीज वालों का काम है बनाना। बट हमें इन चीज़ों को नहीं याद करना है। चलिए अगला है क्वेश्चन एशियाटिक लायन। ऑलरेडी यूपीएससी ने इसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछ लिए हैं, काफ़ी गहराई से भी और साथ ही आईयूसीएन की रेड लिस्ट से संबंधित। बट अब अगर प्रश्न आएगा तो वो ऐसे आएगा कि आईयूसीएन में आपको एक बंच दे दिया जाएगा जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगा, ओलिव रिडले होगा, एशियाटिक लायन होगा, यहाँ तक कि एशियाई एलिफेंट्स होगा। और उसमें आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, कौन सी वनरेबल हैं और कौन सी इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्लियर? तो इसके लिए आपको समस्या ना हो, अभी तो हम यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रूप से ये पढ़ा रहे हैं, बट जब हम क्विक रिवीजन आपको कराएंगे तो वहाँ पे सब कैटेगराइज होगा। मतलब आईयूसीएन की लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, आईयूसीएन में कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कौन से फेस्टिवल, कौन सी जनजातियाँ, कौन से सिटीज़ चर्चा में रहे, कौन से तथ्यात्मक दृष्टि, मतलब उनको हम काफ़ी अच्छे से और रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस यहाँ पे ये समझ लेना है कि अच्छा एशियाटिक लायन आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है।
बाकी आप जानकारी के लिए समझ सकते हो, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आना नहीं है। तो आप ये समझ जाओ कि प्रति 5 वर्ष में इसका सेंसस कंडक्ट किया जाता है। सेंसस का मतलब कि इसकी जनगणना की जाती है। और पता ये चला है कि भारत में एशियाटिक लायन की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत में एशियाटिक लायन की संख्या बढ़ गई है। पूछे गए से विगत कई वर्षों में भारत में एशियाटिक लायन संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही, क्लियर। पूरे वर्ल्ड में केवल हमारे देश में, केवल गुजरात में, केवल गिर नेशनल पार्क में ही एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा देश है, उस देश में ऐसा कोई एक राज्य है, उस राज्य में ऐसा कोई नेशनल पार्क है, तो वो है गिर नेशनल पार्क। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक बार ज़रा मैप दिखा दीजिए ना। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में हम चलेंगे कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क की ओर। और गिर नेशनल पार्क की ओर जब हम चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में एशियाटिक लायन वहाँ पे किस स्थिति में है, क्लियर। तो आपने ये चीज़ें देख ली। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्या, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, ये देखिए गिर नेशनल पार्क आपको ये मिला, ये आएगा आपका गुजरात में, क्लियर। अब ये देखिए आपको यहाँ पे एशियाटिक लायन ही दिख रहे हैं, क्लियर। ये आप ऐसे पिक्चर्स में देख सकते हो। ये है आपकी एशियाटिक लायंस की पिक्चर, देख रहे हैं कितने अच्छे एशियाटिक लायंस हैं, ये देखिए। ठीक है, आपने देख लिया ये एशियाटिक लायंस हैं, क्लियर। यहाँ पे देखिए कई सारे लोगों ने अपनी पिक्चर्स डाली हैं, आपको यही मिलेंगे। ये जंगली भैंसें हैं, खैर हमें इनको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपने ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क को देख लिया। चलिए अब बात आती है इसी के बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है अफ्रीकन लायंस विजन्स, क्लियर। अफ्रीकन लायंस विजन्स ये IUCN में क्या है, वनरेबल है। कहने का क्या मतलब कि एशियाटिक लायन क्या है, इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन लायन क्या है, वनरेबल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन लायन क्या वनरेबल है या फिर इंडेंजर्ड है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर IUCN को क्या इंग्लिश में याद करें। तो बिल्कुल, आप अगर इसे इंग्लिश में याद करते हैं तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। अब यहाँ पे आप सुभेद याद करोगे तो जटिल हो जाता है ना, तो आपको ये नहीं याद करना है। खैर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि कनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से कई सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई थी। और ये वास्तव में साइट्स की अपेंडिक्स 1 के शेड्यूल 1 में है। साइट्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपने इन्वायरमेंट जो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है ना, तो वहाँ पर साइट्स, CMS ये सब पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। चलिए अब आता है कोरल ट्रायंगल डे। कोरल ट्रायंगल डे का मतलब, कोरल का मतलब क्या होता है, कोरल आप जानते ही हो, प्रवाल भित्तियाँ। 2012 के बाद से ही इसके गठन की बात आई थी। इसमें 6 देशों की मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत कौन से कंट्री नहीं पार्टिसिपेट करते, क्लियर। तो आपको पता हो इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लेस्ट। अब आपसे यहाँ पे सारी लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की हैं। तो हम इन सभी लोकेशंस को देखते हैं और अपनी मैपिंग की सीरीज को काफ़ी अच्छे से मजबूत करते हैं, क्लियर। तो आप ऐसे देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत से हम पीछे को हटें और प्यारा भारत से हम यहाँ पे चले साउथ ईस्ट एशिया की ओर। ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे हमें देखना है इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये देखिए आप है मलेशिया, क्लियर। मलेशिया के बाद आपको ये मिला पूरा का पूरा इंडोनेशिया, क्लियर। मलेशिया मिल गया, इंडोनेशिया मिल गया, पापुआ न्यू गियोना मिल गया आपको यहाँ पे, क्लियर, मिल गया ना। अब आपको क्या बचा यहाँ पे, तिमोर लेस्ट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं। इंडोनेशिया मिल गया, मलेशिया मिल गया, फिलीपींस आपको दिखाना है और सोलोमन आइलैंड आपको दिखाना है। तो ये देखिए, ये है आपका सोलोमन आइलैंड, ये आप देख रहे हो ना, ये सोलोमन आइलैंड है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि सोलोमन आइलैंड किस सी में है या किस महासागर में है। तो आप बताइए कौन सा महासागर है। ये महासागर है पैसिफिक ओशियन। ये आप पढ़ रहे हो ना, ये देखो ये पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में है सोलोमन आइलैंड, क्लियर। इतना चीज़ें याद हो गया। अब सोलोमन आइलैंड के बाद यहीं पे कोरल सी है, क्लियर। अब आपको यहाँ पे देखना है टिमोर लेस्ट। तो टिमोर लेस्ट है कहाँ पे, ये टिमोर सी तो हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर। ये है आपका देखो तिमोर लेस्ट, क्लियर। तो तिमोर लेस्ट भी आपका हो गया। अब आपका कौन सा बचा है, आपका बचा है शायद फिलीपींस, क्लियर। तो ये मलेशिया आपका मिल गया, ये फिलीपींस आपका, क्लियर।
तो इस तरीके से आपने देखो सारी चीज़ें देख ली। ये फिलीपींस सी है, यहाँ ताइवान है। आपसे क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछता है? उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को पूछता है राजधानी को लेके, कि म्यांमार ऊपर है, कि थाईलैंड है, कि वियतनाम है, कि कंबोडिया है, कि फिलीपींस है, कि मलेशिया है, कि सिंगापुर है, कि इंडोनेशिया, कि पापुआ न्यू गिनी है, या फिर टिमोर लेस्ट है। तो आप इनको क्रम में लगा सकते हो, मैंने क्रम में ही बोला है। क्लियर? तो ऐसे आपकी मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं ब्राउन रॉक चैट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ब्राउन रॉक चैट क्या है, कौन सा पक्षी है, आपसे नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आयुषियन भी नहीं पूछेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है अनन्या। अनन्या काफ़ी अच्छा नाम है, मतलब नाम अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है। ये है क्या वास्तव में? ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डिसइंफेक्टेड स्प्रे है, ताकि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जा सके। आपसे केवल यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछना है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया। देखो टेस्ट सीरीज वाले ना आपको मूर्ख बनाने के लिए ये सब डाल देते हैं, जो आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि आपको बैक ईयर की समझ अगर होगी ना, तो यूपीएससी इतने गंदे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि पुणे की डीम्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, कि अहमदाबाद ने बनाया, कि आईएससी बेंगलुरु ने बनाया। कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अनन्या का संबंध है डिसइंफेक्टेड स्प्रे से, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी बैलिस्टिक रोबोट से। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड तो है बट ये डिसइंफेक्टेड स्प्रे है। क्लियर? चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अब है एक्वाडा फेनिक्स। एक्वाडा फेनिक्स क्या है? वास्तव में ये मैक्सिको की एक टेम्पल साइट है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर मैक्सिको कहाँ पे है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, बट अभी आप थोड़ा धैर्य रखें। यहीं पे माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना स्मारक है तबास्का शहर, यानी कि मैक्सिको में। दो चीज़ें आपको मिल गई। एक तो एक्वाडा फेनिक्स आपको पता करना है, हाल ही में चर्चा में रहा स्थान एक्वाडा फेनिक्स कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये दक्षिणी अमेरिका में है, क्या ये यूरोप की साइट है, या फिर मैक्सिको में है, या फिर रसिया में है। तो आप बता सकते हो कि भाई साहब मैक्सिको में है। क्लियर? तबास्का शहर कहाँ पे? कल आपने पढ़ा था ना पहले पार्ट में कि कासगार शहर और डेरा इस्माइल खान कहाँ पे है। तो आपको पता है कासगार कहाँ पे? चाइना में। डेरा इस्माइल खान कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो वैसे ही आपसे तबास्का शहर पूछेगा, तो आप बता सकते हो मैक्सिको में। अब आप लोगों को मन हो रहा है सर मैक्सिको दिखा दो, बहुत देर से आप परेशान कर लेते हो। तो देखो भाई, आप ऐसे ये प्यारा हमारा प्यारा भारत, भारत से पश्चिम की ओर चले अफ्रीका को क्रॉस करके यहाँ हम पहुँचे साउथ अमेरिका में। क्लियर? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगी एक सिटी। उस सिटी का नाम होगा क्या? मैक्सिको। क्लियर? आपको पता है ट्रंप महोदय ने यहीं पे दीवार खड़ी कर दी है। खैर, अब मैक्सिको के पास में ही है एक गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है फ्लोरिडा। क्लियर? ये है बहामास। क्लियर? ये है कोकोस आइलैंड, सॉरी कोकोस नहीं, कैकोस, कोकोस तो अलग है आपका। क्लियर? काइमैन आइलैंड, ठीक है, कैरेबियन सी। ये आपको याद होना चाहिए कि वास्तव में है कहाँ पे। ठीक, तो आपको पता है ये सब के सब अटलांटिक में है, पैसिफिक में नहीं, अटलांटिक में। क्यों? पैसिफिक इस तरफ है, ये है पैसिफिक और ये है इधर अटलांटिक। समझ गए? अब यहाँ पे हमें देखना है क्या, बताइए? एक्वाडा फेनिक्स। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं एक्वेडा। क्लियर? एक्वेडा फेनिक्स, शायद आ जाए फेनिक्स। हाँ देखो, एक्वेडा फेनिक्स तबास्का सिटी मैक्सिको। ये देखो, ये देखो एक्वेडा फेनिक्स है, देख रहे हो? इसमें लिख के भी आया है। आप सोचो कितना अच्छा आपको ये सब चीज़ें पता चल जानी। एक्वाडा फेनिक्स सिटी है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेरेमोनियल माया सभ्यता, और ये है आपका तबास्का सिटी। क्लियर? और ये है आपका एक्वाडा फेनिक्स। ये देखो, ये एक्वाडा फेनिक्स है। हम एक्वाडा फेनिक्स की ओर चलते हैं। ये देखो, ये एक्वाडा फेनिक्स है। क्लियर? अब यहाँ पे ये एक्वाडा फेनिक्स है, इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, खैर छोड़ देते हैं। चलिए, तो इतना सारा आपका हो गया। अब वापस चलते हैं। अगला है हमारा क्या, और कुछ नहीं पढ़ना है, नेचर इंडेक्स। नेचर इंडेक्स कौन जारी करता है? आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्लियर? नहीं पढ़ना है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, नाम से ही समझ में आ रहा, राजस्थान की बात कर रहा, डेजर्ट की, रेगिस्तान की बात कर रहा। आर्मी, यूपी एटीएस, राजस्थान पुलिस, इन सब ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। आपसे नहीं पूछेगा। ये राजस्थान पीसीएस में ज़रूर पूछेगा, यूपीएससी में नहीं। अब है चैलेंजर द्वीप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैलेंजर द्वीप वास्तव में समुद्र में सबसे गहरा बिंदु है। कैथी सुलिवन पहली अमेरिकन वूमेन है जो स्पेस में भी वॉक की, और पहली महिला है जो इस द्वीप में भी पहुंची।
जब आप महिलाओं के एम्पावरमेंट से संबंधित, महिलाओं के नेतृत्व से संबंधित एसे लिखते हो तो वहाँ पे इन महोदया का नाम आप जरूर उपयोग कर सकते हो कि कैथी सुलीमन कौन है। क्लियर। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, मैरियाना ट्रेंच के पास, मतलब मरियाना गर्त के पास, जो कि साउथर्न में है। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, चैलेंजर डीप है कहाँ पे। जब मैप है तो देख ही लेते हैं, क्यों खाम हम लोग अपनी इतनी परेशानी करें। तो ये है हमारा चैलेंजर डीप, ये देखिए चैलेंजर डीप आपका ये मिलेगा, डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ सी बेड हाइड्रोस्फीयर डेप्थ, है ना। ये देखो ये है आपका चैलेंजर डीप। अरे बाप रे, सच में कितना गहरा है ना। आपको दिख रहा होगा कितना गहरा लग रहा है। तो पहले तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इतनी गहराई में नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपका मैरियाना आइलैंड। क्लियर। एक मिनट इसको थोड़ा और सीधा करें। देखिए ये है नॉर्थर्न मैरियाना आइलैंड। अब ये नॉर्थर्न मैरियाना आइलैंड आपको ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिलीपींस के देखिए पास में है, ठीक है। ये पूरी ट्रेंच होती है। आप में से शायद जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये पैसिफिक ओशियन की पूरी ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब होता है द्वीपों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो ये है चैलेंजर डीप और यहीं पे ये मरियाना आइलैंड। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बनेगा, मरियाना आइलैंड कहाँ पे है। तो पैसिफिक ओशियन में है, आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। दूसरा चैलेंजर डीप कहाँ पे, तो ये भी पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पे है, मैरियाना आइलैंड के पास। क्लियर। और यहीं पे पलाऊ है। पलाऊ आपको पता होना चाहिए पहला ऐसा कंट्री बन गया है या ऐसा आइलैंड जिसने सन स्क्रीन जो क्रीम्स होती हैं, जो आप में से कई सारी नायिकाएं लगाती होंगी, तो उसको बैन कर दिया है। क्लियर। तो खैर करंट का है, कभी पढ़ाएंगे आपको। तो आप देख ले रहे हो ये पलाऊ है, ये चैलेंजर ड्यूब है नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड में। क्लियर। इससे ज़्यादा अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। वंशधारा रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के मध्य है। उड़ीसा के कालाहांडी से उत्पत्ति, कालाहांडी ज़िला आपको हमेशा चर्चा में रहता होगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गरीबी है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है। गोदावरी व ऋषिकुल्या के मध्य है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑलरेडी रिवर से संबंधित हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ में, मैप के साथ में। और आपको ये भी पता होगा कि हम टेलीग्राम में कई सारी रिवर्स को मैप के जरिए आपको कवर करा चुके हैं। तो आप लोग जो लोग ना देखे हों तो वो देख सकते हैं, साथ ही हम रिवीजन भी करा देंगे, चिंतित मत होना। अब एक दो दिन से हम फिर से वही जो हमने पहले आपको पढ़ाया था उनको फिर से वहाँ पे डालने लगेंगे। क्लियर। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बंगाल की खाड़ी दिखाना ज़रूरी है क्या आपको, चलो दिखा देते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हम चले प्यारे भारत की, और ये है बंगाल की खाड़ी। क्लियर। अब बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हो, ये है हमारा यहाँ पे उड़ीसा राज्य। क्लियर। तो ये आपने देख लिया, ये है आंध्र प्रदेश, तो इसी के बीच में बहती है। चलिए अब बात आती है दौलत बेग क्या है, ओल्डी। अभी आपको हमने पढ़ाया था ना पिछले उसमें कि दौलत बेग प्लेन्स कहाँ पे है, दारबुक, मुरगो, स्योग, दौलत बेग, ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं, एलएसी के पास के क्षेत्र हैं। क्लियर। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो कह रहे होंगे मास्टर एक बार और दिखा दो, तो ठीक है भाई, हम आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। दौलत बेग हम आपको यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर। दौलत बेग आपका यहाँ पे है, दौलत बेग, तो ये देखिए आपका, ठीक है। दौलत बेग ये लद्दाख रीजन में है। स्योक रिवर देखो मिल गया, गलवान रिवर मिल गया। क्लियर। तो दौलत बेग एरिया आपको मिल गया। अब ज़्यादा यहाँ पे मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आप समझ के लद्दाख के रीजन में है, बाकी ये सारे क्षेत्र आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अगला है इंडियन गौर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछेगा कि IUCN में क्या है, आप बता देंगे वल्नरेबल। अब आप बताइए, अभी आपने प्रीवियस पीछे एक पेज में पढ़ा था एक और स्पीसीज़ के बारे में जो वल्नरेबल थी, क्या नाम था बताइए, अफ्रीकन लॉयन। क्लियर। आपने पढ़ा था ना एशियाटिक लॉयन के साथ में, एशियाटिक क्या था, इंडेंजर्ड था और ये वल्नरेबल था। तो उसी तरह से इंडियन गौर भी वल्नरेबल है। हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, चिंता नहीं करना, अभी बस देखना है समझना है, बाकी तो वहाँ हम याद करा देंगे। एग्ज़ाम हॉल तक तो आपको सब चीज़ें रटी होंगी, इस चीज़ को तो आप दिमाग से हटा दीजिए। ये नहीं पढ़ना है किसका स्टेट एनिमल है किसका नहीं है। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आपसे नहीं पूछेगा ये क्या होता है। क्लियर। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोनार लेक। लोनार लेक क्यों चर्चा में, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, आपको पता होना चाहिए, तो इसका कलर चेंज हो गया था, तो इस चर्चा में आ गई थी। वास्तव में महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। उल्का पिंड का मतलब एक एस्ट्रॉयड आकर बाहर से गिर गया था धरती पे,
तो उससे उसका निर्माण हो गया, गड्ढा बन गया, तो वहाँ पे पानी भर जाता है तो बन गया। एल्गी के व्यवहार या लवणता के कारण इसका रंग बदल गया। तो एक बार देख लेते हैं भाई साहब लोनार लेक है कहाँ पे। तो हम यहाँ से चलते हैं कहाँ के लिए, अपने प्यारे महाराष्ट्र की ओर। तो ये है हमारा लोनार, ये है लोनार लेक महाराष्ट्र में। क्लियर। अब ये देखिए, ये आपको भी यहाँ से हम दिखाएंगे, ये महाराष्ट्र रीजन में है। क्लियर। तो ये देखिए, वाह कितना भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। शायद आपने ऐसा नज़ारा तो देखा ही नहीं होगा, कभी आपको मौका ही नहीं मिलता होगा कि कभी हम ऐसी अपने भारत की इन भूमियों को देखें। तो ये देखिए, ये हम थोड़ा और पास में गए तो ये देखिए खड्डा बन गया ना पूरा। जैसे आप में से कई सारे लोग जब गोवर्धन के बारे में सुनते हो ना, तो वो वास्तव में क्या था कि इंद्र की तानाशाही को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था। तो इसीलिए वहाँ पे आप देखना हमेशा स्पेस रहता उस एरिया में। कभी आप लोग जाइएगा तो देखिएगा गोवर्धन मथुरा के पास। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, कैसे लोनार लेक बनी, कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा इसका कलर है। ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल देख सकते हैं इसकी साइड को। तो ये देखिए इमेज आप यहाँ पे, ये देखिए है ऐसे खड्डा बना हुआ है, मतलब इतना बड़ा क्रिएटर आके गिरा था। क्लियर। ये देखो। क्लियर। ये भव्य नज़ारा आप देख सकते हो। यहीं पे पास में कई सारी वो हैं, ये देखो ऐसे खड्डा दिख रहा है आपको, पहले ग्रीन था फिर देखो कलर चेंज होता रहता है, समझ गए। तो ये आप लोनार लेक देख सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। चलिए, अब आता है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको लग रहा होगा सर HRD क्यों लिखे हो, तो ये पहले का आर्टिकल है इसलिए HRD लिखा गया, मोदी जी ने बाद में बदलाया नाम। 2015 से जारी किया जाता है। कौन से पैरामीटर, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि किन पैरामीटर्स के आधार पर NIRF रैंकिंग जारी की जाती है। तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। आप लोगों को लगता होगा सर इन पैरामीटर्स का क्या हम कहीं उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो ना, तो वहाँ पर फ्रेमिंग में ये काफ़ी काम आते हैं। आप वहाँ पर इनको लिख कर पॉइंट्स अपने नए नए बना सकते हो। क्लियर। तो वहाँ पे देख लेना आप एक बार। अब आता है आई फ्लोज मुंबई। आई फ्लोज, फ्लोज का मतलब क्या होता है? बाढ़। ठीक है। मुंबई के लिए बाढ़ को रोकने के लिए एक ऐसा कोई मैकेनिज्म सिस्टम बना होगा, अर्थात इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, फ्लड वार्निंग सिस्टम, सॉरी। चेन्नई पहला शहर था, मुंबई दूसरा शहर बन गया जहां वार्निंग सिस्टम लगाया गया। अब जब आप बाढ़ के नियंत्रण के लिए कभी क्वेश्चन लिखते हो ना मेंस में, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो कि जैसे चेन्नई ने बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया, बॉम्बे ने बनाया, उसी तरीके से बिहार को, पश्चिम बंगाल को, असम को, अरुणाचल को, इन सबको भी बनाना चाहिए। क्लियर। मिनिस्ट्री अर्थ एंड साइंस द्वारा प्रोग्राम चलाया गया। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ILO के द्वारा जारी किया जाता है। ILO क्या होती है? इसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज जो टेलीग्राम पर चलती है वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर। और हालांकि हम जब अपना ये प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर लेंगे। तो कन्वेंशन 138, कन्वेंशन 182 इससे संबंधित हैं और UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है, बट आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना आर्टिकल हो गया। अब आता है वर्ल्ड फूड प्राइस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर उसी कंट्री का पर्सन हो। क्लियर। इसे कृषि का नोबल प्राइज़ माना जाता है और वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और खुशी की बात ये होनी चाहिए कि MS स्वामीनाथन को पहली बार ये मिला था 1987 में। अब आप बताइए MS स्वामीनाथन कौन है? एग्रीकल्चर, हरित क्रांति के जनक। क्लियर। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSSAI के द्वारा, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन होते हैं, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या स्टेचुरी बॉडी है? तो आपको नाम से पता चलना है कि ये एक स्टेचुरी बॉडी होगी। क्यों? क्योंकि इसे एक्ट 2006 के तहत बनाया गया और आप अच्छे से जानते हो कि जिसको एक्ट के तहत बनाया जाता है वो वास्तव में स्टेचुरी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या आर्टिकल में मेंशन होता है वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। क्लियर। तो ये डिफरेंस भी आपको पता है। अब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो आएगा नहीं। क्लियर। मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसके हेड कौन होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके हेड नहीं होते। आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए, अब आता है PM मोहंती समिति।
सिंपल सा आपसे पूछेगा पी के मोहंती समिति, सॉरी पीएम बोल दिया, अच्छा पी के मोहंती समिति किसके लिए गठन किया गया? तो आरबीआई से संबंधित है, मतलब बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। कल आपने एक पढ़ी थी, कल का मतलब देखिए ये मत समझा करिए कि मैं ये कहता हूँ कि अभी तो सर मैंने आपने लेक्चर भेजा और आप उसको कल बोलते हो, कल का मतलब कल ही होता है, क्लियर। तो पी के मोहंती समिति ये आरबीआई से पढ़ी आपने, वहाँ पे एक समिति पढ़ी थी, उसका क्या नाम था आप बताइएगा ध्यान से। उस समिति का नाम अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं उस समिति का नाम बता दूंगा। वो किससे संबंधित थी? मातृ शिशु मृत्यु दर से संबंधित थी, क्लियर। चलिए उसको देखते हैं। इतना तो मैंने बता दिया कि हाँ इससे संबंधित है। कौन थी अभी ध्यान आ जाएगा, माइंड से स्लिप हो गया क्योंकि आपको बोलते वक्त स्लिप कर गया। चलिए, मगलैंडन बैक्सन केंग क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्या होता है, सिंपल सा ऐसे प्रश्न आ सकता है, मतलब कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मैगलैंडन बैकास्केन क्या है? तो ये एक मैमल की प्रजाति है। मैमल कौन होते हैं आपको अच्छे से पता है, क्लियर। स्तनधारी मतलब जिनके नाखून हो, बाल हो, ये सारी चीज़ें, अपने बच्चों को दूध पिलाते हों, क्लियर। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर नाम से ही समझ में आ रहा है। लूनर पोलर का क्या मतलब होगा कि मून की वाटर का पता लगाना। इम्पोर्टेंट ये है कि किसके द्वारा है, क्या इसरो का है? तो नहीं, जापान व इसरो दोनों का। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, और बताइए इसरो किसकी है? इंडिया की है भाई, 2023 में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है हमारा उकाई डैम, अर्थात सरदार सरोवर डैम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा डैम है, तापी नदी के ऊपर बना है। देखो तापी को ही ताप्ती भी कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे तापी और तीस्ता को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्लियर। तीस्ता वास्तव में सिक्किम की रिवर है और तापी आपकी कहाँ, तापी और नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर मैप में एक बार दिखा दीजिए, तो मैप में आप ऐसे करके देखिए, ये देखिए सिक्किम है हमारा, क्लियर। अब सिक्किम में यहाँ पे आप थोड़ा जूम करेंगे तो एक मिनट हम यहीं से आपको दिखा देते हैं तीस्ता, क्लियर। तीस्ता रिवर देखिए, तीस्ता रिवर ये सिक्किम में, यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछ लिया है, तो ये आपको देखिए मिल जाएगी यहाँ पे सिक्किम में, क्लियर। ये देखिए तीस्ता रिवर है, ये दिखा रहा है ना तीस्ता रिवर, तो ये तीस्ता रिवर आपने देख लिया। अब आया है आपका कौन सा, तापी रिवर, तापी, तो ये देखिए तापी रिवर है, क्लियर। तापी को ही देखिए ताप्ती भी, द ताप्ती रिवर इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया बेटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर्स। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी और नर्मदा के बीच फ्लो करती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लियर। तो ये तापी रिवर हो गई। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। आपने एक रिवर और देखी थी ना, वंशधारा, आपने सोचा होगा नहीं दिखाया, तो देख लीजिए वंशधारा, हाँ ये देखिए वंशधारा रिवर। तो ये वंशधारा रिवर आपने पढ़ा था ना कि फ्लोइंग रिवर रसिकुल्या एंड गोदावरी, तो ये देखिए वंशधारा रिवर आपकी ये रिवर मिली, क्लियर। यहाँ पे हम और गए जूम करके, देखो छोटी छोटी रिवर होती है ना, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा शो नहीं करती मैप में। तो देखो वंशधारा रिवर, अब हम कितना जूम कर गए, बट फिर भी हमें उतने अच्छे से रिवर दिखी नहीं, बट आप ऐसे देख सकते हो कि ये है वंशधारा रिवर। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, वापस चलते हैं। गल्फ़ ऑफ कैबे में गिरती है, हाँ ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गल्फ़ ऑफ कैबे है कहाँ पे। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ तो सब कुछ लेते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गल्फ़ ऑफ कैबे है कहाँ पे। तो गल्फ़ ऑफ कैबे और कच्छ, इन सब को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक आइलैंड भी है, अभी हम आपको इसको दिखाएंगे, आपने देखा ही नहीं होगा शायद आइलैंड, यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है, तो ये है गल्फ़ ऑफ खंभात, क्लियर। इसी को कहते हैं क्या, गल्फ़ ऑफ कैबे, क्लियर। तो ये है गल्फ़ ऑफ खंभात, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा आइलैंड है इसी जगह पे, ये देखिए ये पीरम बेट, क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको जब 2019 का करंट पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक गल्फ़ है, क्लियर। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कौन सी गल्फ़ है ये बताइए, कच्छ की, क्लियर। इसी को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है, पाकिस्तान और इंडिया को लेके, बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है, तो वो हम पढ़ेंगे कभी भी। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आता है माही व नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती हैं, सतपुड़ा माउंटेन से उत्पत्ति होती है। सतपुड़ा माउंटेन कहाँ पे है बताइए, एमपी में। तो सतपुड़ा माउंटेन्स को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन ये है ना कि आप जितना देख लोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। तो ये देखिए सतपुड़ा माउंटेन्स, आपका ये सतपुड़ा रेंज है, क्लियर।
यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर, ये रिवर। तो ये आपका देख सकते हो सतपुड़ा माउंटेन्स। क्लियर, तो ये सतपुड़ा माउंटेन्स आपका दिख गया। चलिए, अब बात आती है हमारे अगले आर्टिकल की। मालाबार ग्लेडिंग मेढक, आपसे नहीं पूछेगा मालाबार ग्लेडिंग मेढक क्या है। राजा प्रभा फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सुमेलित करने को प्रश्न पूछेगा। हालांकि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी जनजातियां हैं, इन सबको हम अलग से पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि राजा प्रभा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। क्लियर। फिर आता है शरावती मंकी पार्क। शरावती मंकी पार्क कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक का पहला मंकी पार्क है। और शरावती रिवर भी आपको पता होनी चाहिए कर्नाटक में फ्लो करती है। काफ़ी डिटेल से हम रिवर्स वाली सीरीज में पढ़ेंगे अपनी। खैर, ये आपसे नहीं पूछेगा RMIFS एमेजॉन्स क्या होता है। इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या, RMIFC, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसका नाम है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ये वास्तव में 10 कंट्री के द्वारा माडागास्कर में बनाया गया है। क्लियर, IOC कंट्री के द्वारा, सॉरी इंडियन ओशियन कंट्री के द्वारा बनाया गया। 10 कंट्री बोल रहा हूँ। इसका काम क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मॉनिटर करना। EMASOS पूरा नाम है यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलांस इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ हार्मूज। स्टेट ऑफ हार्मूज आपको याद आ रही होगी, अभी हम आपको दिखाएंगे। आबू धाबी में फ्रेंच नेवल बेस में, पर्सियन गल्फ और हार्मूज में मॉनिटर करना। क्लियर। IFSC भारत का है, पूरा नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। कहने का क्या मतलब, इतना सारा पढ़ने के बाद इसका मतलब ये है कि EMASOH, ये जो मैरीटाइम सर्विलांस है, ये यूरोपियन मैरीटाइम्स का है, मतलब यूरोपीय कंट्री का है। IFSC किसका है, इंडिया का है, जो इंडिया मैरीटाइम सिस्टम को करता है। RMIFC किसका है, ये रीजनल मैरीटाइम्स, मतलब जो IOC के मेंबर कंट्री है उनका है। क्लियर, इंडियन ओशियन कंट्री रीजन, समझ गए। हिंद महासागर को मॉनिटर करना, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो पहले तो हम वो सारी चीज़ें देख लें, फिर हम इंडियन ओशियन कमीशन को देखते हैं। तो आप ऐसे आइए, ये है हमारा प्यारा भारत। वापस हम भारत की ओर आए, और जब हम भारत की ओर ऐसे आए सतपुड़ा रेंज से, तो हम चले कहाँ पे बताइए, गल्फ ऑफ पर्सिया। अब ये देखिए पर्सियन गल्फ आपको यहाँ मिल रही, ये UAE है। गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पे आपको हारमूज मिलेगा। क्लियर। थोड़ा सा और हम करेंगे, देखो बंदर अब्बास, UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा और जूम करते हैं, शायद मिल जाए। देखिए स्टेट ऑफ हार्मूज, ये मिल रही ना, स्टेट ऑफ हार्मूज मतलब गल्फ ऑफ पर्सिया और बताइए गल्फ ऑफ ओमान को एक साथ मैच करती है। समझ गए, तो आपने ये चीज़ देख लिया। अब आप देखो इंडियन ओशियन रीजन क्या है। इंडियन ओशियन रीजन वास्तव में इसको कहते हैं इंडियन ओशियन रीजन, पूरे का पूरा, जिसमें सेसल आइलैंड्स वगैरह है ना, कोकोस आइलैंड, सेसल कोकोस आइलैंड आपको याद होगा, जब अभी हम आपको पढ़ा रहे थे ना मैक्सिको की गल्फ, तो वहाँ कोकोस नहीं था, काइकोस था, और ये कोकोस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोकोस आइलैंड किस ओशियन में है। ये देखिए मॉरिशस, रीयूनियन, मेडागास्कर, क्लियर, मोजाम्बिक चैनल। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। इंडियन ओशियन, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए। अब देखते हैं इंडियन ओशियन कमीशन क्या है। वास्तव में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप नाम से बता दो कि क्या इसका इंडिया मेंबर होगा IOC का, तो आप देखकर सन्न रह जाएंगे कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। समझ गए, तो कंफ्यूज मत होना। देखो जिसके इंडिया मेंबर है वो हम आपको बताएंगे लिस्ट के माध्यम से क्विक रिवीजन में, और जिसका इंडिया मेंबर नहीं है वो भी बताएंगे, बट अभी आपको समझना है। समझ गए, तो 1982 में इसका गठन हुआ था विक्टोरिया समझौते के तहत। आपसे सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछेगा कि विक्टोरिया समझौता संबंधित है G7 से, G20 से, सार्क से, या फिर इंडियन ओशियन कमीशन से। तो आप बता देंगे इंडियन ओशियन कमीशन से। मेंबर कौन से हैं, तो इसके मेंबर हैं कोमोरस, माडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन एंड सेशल। तो पहले इन पांचों कंट्री को तो हम देख लें कि पांचों कंट्री है कहाँ पे। तो आप देखिए मॉरिशस ये रहा, रीयूनियन ये रहा, मेडागास्कर ये रहा, कोमोरस आपका ये रहा। क्लियर, और आपका सेशल्स ये रहा। तो ये 5 आपको कंट्री पता चल गए, 1 2 3 4 5। चलिए अब बात आती है कि ऑब्जर्वर स्टेटस कौन है। ऑब्जर्वर स्टेटस चाइना है, भारत है, माल्टा है और EU है। आप लोगों को लग रहा होगा माल्टा सर हमने कहीं पढ़ा था, अब माल्टा है कहाँ पे ये आप दिखा दीजिए। तो आप देखिए माल्टा काफ़ी अच्छी सिटी है, मतलब काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो ये आपको माल्टा यहाँ मिलेगा यूरोप में,
और आप जानकर बड़े आश्चर्य में हो जाएंगे कि ये आपको मेडिटेरियन सी में मिलेगा। देखो है इंडिपेंडेंट रूप से काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। कभी जब आप में से कई सारे लोग आईएफएस बने तो घूमने ज़रूर जाइएगा और हमें पिक्स भी भेजिएगा। देखिए ऐसा है माल्टा आपका। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो पूरा पानी में भसा हुआ है, कितना अच्छा मनोरम में दृश्य है। क्लियर। तो आप यहाँ पे माल्टा में घूमने जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब आता है भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे? मॉरिशस में। तो आप मॉरिशस को देख सकते हो। कई बार आप हमेशा सुनते तो होगे मॉरिशस मॉरिशस मॉरिशस, बट कभी मॉरिशस जाने का मौका ही आपको नहीं मिला होगा। तो आप यहाँ से निकलिए ऐसे इंडिया से, और इंडिया से नीचे को आइए मॉरिशस के पास में। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? मॉरिशस। ये देखिए ये आइलैंड है ना मॉरिशस। समझ गए? लोग अधिकतर जाते हैं खासतौर पे शादी ब्याह के बाद। शादी ब्याह एक ही चीज़ होती है भाई। एमोबियासिस, एमोबियासिस क्या होता है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एमोबियासिस क्या होता है। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, मतलब परजीवी इन्फेक्शन है। लोगों की मौत हो जाती है बट इलाज संभव है। आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। आरोग्य पथ एक वेबसाइट है सीएसआर के द्वारा, सीएसआईआर के द्वारा। आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर। फिर है accesses the current state of armaments, disarmament and international security। क्लियर। वास्तव में इतनी बड़ी रिपोर्ट ही किसके द्वारा जारी की जाती है? सिप्री के द्वारा। सिप्री एक एनजीओ है, इसे हम पढ़ाएंगे आगे। अभी यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। जब हम मई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे 2019 का, तो वहाँ पे सिप्री को काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। इंडियन गैस एक्सचेंज आपसे नहीं पूछेगा इंडियन गैस एक्सचेंज क्या है क्या नहीं है। क्लियर। ये आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर मार्केट ये भी नहीं याद रखना है। दाहेज हजीरा काकीनाडा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा था ना शारदा अत्सा, ये सब किससे संबंधित थी? कोल माइंस थी। तो वैसे ही दाहेज हजीरा काकीनाडा क्या है? ये प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, दाहेज हजीरा काकीनाडा। चलिए अगला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर हो गया है, बट चाइना इसका मेंबर नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया व चाइना दोनों इसके मेंबर हैं, तो आप कहोगे नहीं सर, इंडिया और चाइना दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। क्लियर। अब आता है अगला पेंगोलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में हमेशा कहीं ना कहीं बताता ही रहता हूँ। यह एक मैमल है। भारत में दो तरह की स्पीसीज, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन। इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछेगा कि दोनों आईयूसीएन में स्टेटस क्या है। क्लियर। तो इंडियन पेंगोलिन पूरे भारत में शुष्क व हिमालय को छोड़कर पाई जाती है, मतलब डेजर्ट एरिया में नहीं पाई जाती है और हिमालयन रीजन में नहीं पाई जाती है। बाकी पूरे के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, मतलब पश्चिमी घाट में भी, पूर्वी घाट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, सब जगह पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में वो भी कौन सा है? हिमालयन रीजन छोड़ के। क्लियर। भारत के पड़ोस में भी मिलती है। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है और चाइनीज़ पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर कंफ्यूज हो गए, याद नहीं होगा आईयूसीएन में। तो भाई कैसे नहीं याद होगा? चाइनीज़ का मतलब क्या है? सी है, और आईयूसीएन में चाइनीज़ क्या है? क्रिटिकली, मतलब सी से सी को मिला दो। क्लियर। ऐसे याद किया करो। इंडियन पेंगोलिन का मतलब आई से ई को मिला दो। ऐसे देखो बनाया करो कि हाँ, कि हमें कैसे कौन सी चीज़ें याद करनी। जैसे आप लोग याद करते हो ना कि फला नायिका ने आपको कब प्रेम पत्र लिखा था, फला नायक ने आपको कब प्रेम पत्र लिखा था, तो वो डेट याद रहती है। तो भाई साहब ये भी याद कर लो। चलो सीजोफेरस सिकोसोमोन्सिस, हमसे ही समझ में आ रहा कि पक्का कोई जापानीज होगा। तो सीजोफेरस सिकोमोन्सिस ये एक फिश है, हमें याद नहीं करना है। तला मेडल कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से, और इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्योंकि यक्षगान इससे जुड़ा हुआ है। तो डिफरेंस करने को आएगा, और नहीं भी आएगा तो यक्षगान तो ज़रूर पूछेगा। तो हम इसको अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में और डिटेल से पढ़ेंगे यक्षगान को, बट यहाँ तला मेडल को पढ़ लेते हैं। तो तला मेडल कला है क्या? यक्षगान थिएटर का एक वेरिएंट है, मतलब यक्षगान थिएटर से संबंधित है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह कथकली से संबंधित है, तो कहोगे नहीं भाई साहब यक्षगान से। कर्नाटक व केरल में प्रचलित है। अब डिफरेंस क्या है? यक्षगान में डांस कॉस्ट्यूम्स होती हैं, स्टेज लगता है, बट तला मेडल कला में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें परफॉर्मेंस एक जगह पर इकट्ठा बैठ कर करते हैं। डांस कस्टम्स एंड स्टेज कन्वेंशन नहीं होता इसमें। कहने का मतलब बिल्कुल वैसे ही है
कि जैसे शादी ब्याह में पंडाल लगाया गया, पूरी तरीके से व्यवस्था बनाई गई, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। हालांकि अब तो टॉप 50 में आना भी बड़ी मुश्किल होती है, बट अब तो लॉकडाउन खुल गया है। तो बाकी क्या है, जो लोग मंदिर में ब्याह कर लेते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं, तो इसको आप ऐसे समझो कि मंदिर में भागकर शादी करना है तला मेडल कला, क्लियर। और घर में एक पूरी वैवाहिक रीति रिवाज संस्कारों के तहत ब्याह करना है यक्षगान, क्लियर। ऐसे याद हो गया, ज़्यादा अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर आता है बोस आइंस्टीन कंसेंडेट्स। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है, तो अब आपको इस पे क्वेश्चन याद करने की उतनी ज़रूरत ही नहीं है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स क्या हैं। ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है। पांचवा स्टेट ऑफ मैटर का मतलब आप लोग बचपन से, वैसे भी आप लोगों को सब्जेक्ट से बुरा ही लगता होगा केमिस्ट्री फिजिक्स, बट आप लोग जब पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे ध्यान देना, पदार्थ की वैसे 3 अवस्थाएं होती हैं जब आप बचपन में होते हो, फिर थोड़ा बड़ा करके आपको बताया जाएगा चौथी भी होती है, अब पांचवी अवस्था भी बन गई, समझ गए। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और बताइए कौन सा, ये बोस आइंस्टीन कंसेंडेट्स, क्लियर। प्लाज्मा आप लोगों ने इस बार काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि फला का प्लाज्मा लिया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंतरिक्ष में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, कारण अर्थ की ग्रेविटी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप नहीं होने देती। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे डार्क एनर्जी को समझने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे ऐसे पूछेगा कि हाल ही में खोजा गया बोस आइंस्टीन कंसेंडेट्स के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। डार्क एनर्जी को फ़ायदा मिलेगा, इससे हम एनर्जी की रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं, यूनिवर्स का पता लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो भाई साहब ये तो आसान है ना कि कितनी सारी चीज़ों का प्रॉफिट पता लगा सकते हैं, किसका नहीं पता लगा सकते, ये टफ है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या करना होगा बताइए, इसमें आपको ऑप्शन करना होगा भाई साहब उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, क्लियर। चलिए, बाकी बैक ईयर में तो आप ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स पढ़ ही रहे हो हमारे साथ। अब आता है पशुपतिनाथ मंदिर। मोदी जी को आप हमेशा देखना यहीं पे जाते रहते हैं, रुद्राक्ष की माला के साथ में गोता लगाते हुए, देखे होंगे आप लोगों ने। तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। नेपाल भारत मैत्री प्रोजेक्ट के तहत एक स्वास्थ्य सैनिटेशन फैकल्टी बनाई जाएगी। भगवान शिव को समर्पित है, बागमती रिवर के पास है। आपको पता है मोदी जी का वो रुद्राक्ष वाला जो पिक्चर्स है ना, वो बागमती रिवर का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है। अब आपसे एक प्रश्न ये बनेगा, शिव को समर्पित है कि नहीं, तो आपको पता है शिव को ही है। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, UNCCD। पिछले 2 वर्षों से चर्चा में, बट यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रही। क्यों? क्योंकि सारे टेस्ट सीरीज वाले पूछ ले रहे, इसलिए नहीं पूछ रही, अब पूछेगी। तो UNCCD पहला तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थीम क्या थी, फूड फीड फाइबर, ये ध्यान रखना। अब इन 3 वर्ड को ना आप कहीं पे यूज कर सकते हो। जब आप न्यूट्रिशन को पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। जलवायु को जब पढ़ते हो तो वहाँ पे यूज कर सकते हो कि 3F का हमें ख्याल रखना चाहिए, फूड फीड फाइबर का, क्लियर। यह एक बाध्यकारी समझौता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह एक बाध्यकारी समझौता है, क्लियर। क्या इंडिया इसका मेंबर होगा, आप बताओ। होगा भाई साहब, इंडिया इस इन्वायरमेंट के मामलों में देखो इंडिया सबसे आगे है, तो इसका मेंबर है इंडिया। 1994 में बनाई गई, रियो कॉन्फ्रेंस के एजेंडा 21 की सलाह से उपजी। अब रियो कॉन्फ्रेंस क्या है, तो आपने अर्थ समिट पढ़ा है 1992 का, बाकी हम आपको डिटेल में वहाँ पढ़ाएंगे। तो वहाँ से कई सारी चीज़ें निकली थी, तो उससे UNCCD भी निकला था। 197 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, क्लियर। भारत इसका सदस्य है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है बान सम्मेलन या बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है। आपसे सिंपल सा सिंपल पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही बॉन कन्वेंशन का संबंध है, क्या UNEP से है, क्या UNDP से है, क्या ये CMS से है, क्या ये UNCCD से है। तो आप कहोगे भाई साहब UNCCD से है, क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर इतने नज़दीक क्वेश्चन क्यों बनाते हो, क्योंकि UNEP पे क्वेश्चन आ चुका है, आपसे UNDP पे क्वेश्चन पूछ चुका है, CMS पे पूछ चुका है, तो भाई साहब UNCCD तो पूछेगा ना। अब है क्या अगला क्वेश्चन जो बनेगा, पहला तो बन गया बान सम्मेलन किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बान सम्मेलन में क्या कहा गया है। तो कहा यह गया है कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर के डिग्रेड एरिया को रिस्टोर किया जाएगा। 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर के एरिया को, मतलब कि वो एरिया जो अभी रेगिस्तानी एरिया बन गया है। मतलब रेगिस्तानी एरिया का मतलब क्या होता है, रेगिस्तानी एरिया का मतलब ये होता है
कि जहाँ पर कुछ भी उपजाने लायक भूमि नहीं है, बंजर हो गई है, तो उस 150 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उर्वर बनाने का प्रयास किया जाएगा 2020 तक, और 2030 तक हम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाएंगे। बस, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ये तो है वर्ल्ड का सिनेरियो। इंडिया का जो है वो है कि भारत 2020 के पहले पहले 13 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर एरिया को रिस्टोर कर देगा। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये SDG गोल्स मतलब सतत विकास लक्ष्य के 15वें नंबर पर है। तो बिल्कुल सही बात है, ये गोल नंबर 15 पे है। टोटल गोल्स कितने हैं? 17। क्लियर? तो ये 15वें नंबर पे है। बाकी हम आपको इसका डिटेल वर्जन वहाँ पढ़ाएंगे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में। अब है काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अलग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? इसका गठन कब किया गया था? 1957 में वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है। अब आपको लग रहा होगा सर वियना एक बार दिखा दो, तो वियना आपको कहाँ मिलेगी बताइए? ऑस्ट्रिया में मिलेगी। ऑस्ट्रिया आपको पता है कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी के पास में। क्लियर? ऑस्ट्रिया, तो हमने ऑस्ट्रिया के पास चले। ऑस्ट्रिया की वास्तव में इसकी राजधानी ही है क्या? वियना। वियना कन्वेंशन आपने कई बार पढ़ा होगा, वियना कांग्रेस भी आपने पढ़ी होगी। खासतौर पर किसको लेके पढ़ी होगी बताइए? वियना कांग्रेस आपने पढ़ी होगी नेपोलियन को लेके। समझ गए? तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं वियना। ये देखें, कैपिटल ऑफ सिटी है वियना। ये देखें, ठीक है, ये कैपिटल ऑफ सिटी वियना। चलिए, आपने देख लिया। अब इससे ज़्यादा आपको तो बताना है नहीं, वापस चलते हैं। प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बट ये यूएन का पार्ट नहीं है। अर्थात आपको दे देगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो बॉडी है वो यूएन की बॉडी है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब ये यूएन की बॉडी नहीं है, साथ में मिलकर रिपोर्ट करती यूएनएससी व यूएनसीए को। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अब बात आती है हिल्सा फिश की। ये एक मछली है। क्लियर? नाम हमेशा सुनते हो, स्टेटस सिंबल है पश्चिम बंगाल का, IUCN में लिस्ट कंसर्न है। ये इंपॉर्टेंट है कि IUCN में हिल्सा फिश क्या है, तो आप बता सकते हो लिस्ट कंसर्न है। फिर है इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020। ये आपसे नहीं पूछेगा कौन जारी करता है, आपको बस इतना पता हो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ऑलरेडी UPSC ने पूछ लिया है, बट आपको फिर भी याद रखना है कि अंकटाड के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अंकटाड का मतलब क्या होता है? पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कंट्रीज ट्रेड एंड कस्टमर ट्रेड एंड कस्टम ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ों से संबंधित है। पूरा नाम भी याद नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि देखो तथ्य ज़्यादा हम लोग रट लेते हैं ना, तो वास्तव में मज़ा नहीं आता है। अन्य रिपोर्ट कौन सी जारी की जाती हैं? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एमंग अदर्स। बस ये 3 रिपोर्ट आपको इसकी याद रखनी है। अब आता है डेक्सामेथोसोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा सब। डेक्सामेथोसोन क्या है? तो आप बता सकते हो कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम आता है। खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन इसको लेते हैं जिससे उनकी एनर्जी या इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, बट इसको बैन किया गया है। कई सारी बीमारियों के इलाज में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। कोविड-19 के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। आप एक चीज़ जान लो, कोविड-19 के दौरान में ना हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो चुका था। अब है एक्सोन। एक्सोन क्या है? ये सोयाबीन की एक डिश है अचार बनाने की। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो सोयाबीन की एक डिश है, अचार बनाया जाता है। नागालैंड की मूवी का नाम है, कई राज्यों और देशों में उपयोग सूमी जनजाति के द्वारा। सूमी जनजाति इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूमी जनजाति कहाँ की है, तो आप बता सकते हो नागालैंड में। क्लियर? जैसे इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है ना, मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? बंगाल में, बांग्लादेश में। तो वहाँ पे कई सारे समुदाय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम पढ़ेंगे। नासा गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोर्ट। लूनर ऑर्बिट आउटपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट के बाहर की पोस्ट, मतलब आधे रास्ते में विश्राम करने के लिए छोटा सा स्पेसशिप मून बनाया हमने। ये मान लो जैसे विमान जाता है, इसको हम अपना प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज में ऑर्बिट वगैरह सब पढ़ाएंगे, आपको चिंतित नहीं होना है। समझ गए?
तो वहाँ पे हम जब आपको ऑर्बिट पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा लूनर ऑर्बिट क्या होता है, लो ऑर्बिट क्या होता है। तो वहाँ पर वास्तव में रुकने के लिए कुछ समय के लिए जो इनकी रॉकेट जाती है PSLV, GSLV, डिस्कवरी, उन सबको रुकने के लिए ये एक जगह प्रोवाइड कराएगा। कनाडा, ESA व जाक्सा के साथ मिलकर बनाया गया। कनाडा स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी के द्वारा। क्लियर। नासा का अगला मिशन कौन सा है? आर्टेमिस मिशन, जो कि मून मिशन है नासा के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मिशन किस से संबंधित है, तो नासा से संबंधित है। सन की रेस का रॉकी मून पर अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ओम्स ये नहीं पूछेगा, ओम्स क्या होता है, समझ गए। चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी बताते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम 116 जिलों को कवर करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा कि देश के सभी जिलों को कवर करेगी, तो आप कहोगे नहीं, 116 जिलों को कवर करेगा। केवल 6 राज्यों के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के लिए है। मतलब भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। इम्प्लीमेंट बाय कॉमन सर्विस सेंटर व कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब KYC, और कई सारी मिनिस्ट्री, मतलब 12 मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर। अब ये आपको याद रखना है, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर। कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में लॉन्च किए गए थे। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र एक इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। 1974 में पहली बार बना था, 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। अब आता है कोडू मंडल एक्सकेवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर हिस्ट्री ऑप्शनल वालों की मैपिंग की दृष्टि से। कोडू मंडल एक्सकेवेशन कहाँ है? महापाषाण संस्कृत के साक्ष्य मिले। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोडू मंडल एक्सकेवेशन क्या है? महापाषाण संस्कृति का एक स्थल है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया ना, मदुरै किले को, अरकामेडू को लेकर, क्लियर, पुहार को लेकर, तो ये भी पूछा जा सकता है, ट्रेड सेंटर था। और अब की बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया घंटसाला वगैरह, ये सब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्रोकोडाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोकोडाइल पे ऑलरेडी यूपीएससी ने चंबल पे एक क्वेश्चन पूछा है, बट अब डेप्थ में पूछेगा क्वेश्चन, तो ये पता हो कि मगर क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में रहते हैं, ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, IUCN में वनरेबल है। मगर क्या है? वनरेबल है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। दूसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। आप यहाँ पे एक चीज़ बता दो, साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक होता है। तो आप सब्जी में नमक ज़्यादा रखते हो कि कम रखते हो? कम रखते हो, तो लीस्ट नमक रखते हो ना। तो ऐसे याद कर लो कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वास्तव में लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत आता है। अर्थ के सबसे लार्जेस्ट लिविंग ये क्रोकोडाइल हैं। साल्ट वाटर ब्रेकिस वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, पूर्वी भारत व साउथ ईस्ट एशिया में। और आपको पता होगा कि भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, या जो उड़ीसा का जो तट है रसीकुल्या नदी के आसपास का, वहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये आप देख सकते हो। फिर है घड़ियाल। घड़ियाल सीमित जगह है भारत और नेपाल में, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब मगर क्या है? वनरेबल है। साल्ट क्या है? लीस्ट कंसर्न है। घड़ियाल क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिविल सर्विसेज बोर्ड, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं, सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या काम है क्या नहीं है। आर्कटिक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन की दृष्टि से भी और कंट्री की भी दृष्टि से। क्लियर, तो हम ऑलरेडी जब मैपिंग अपना कराते हैं तो वहाँ पे हम आपको दिखा देंगे, बट आप यहाँ पे एक बार देख लो कि आर्कटिक सी आपका है कहाँ पे। तो आर्कटिक, क्लियर, यहाँ पे हम करते हैं आपको आर्कटिक, क्लियर, आर्कटिक ओशियन, ये देखो, ये आपको मिलेगा। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड द सैलोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 मेजर ओशियंस। क्लियर, अब ये आपका आर्कटिक ओशियन है। क्लियर, तो हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो आर्कटिक ओशियन आपको देखो कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिला कनाडा का रीजन। आपने आर्कटिक काउंसिल को मैंने आपने देखा होगा, आर्कटिक काउंसिल वास्तव में आर्कटिक ओशियन से लगने वाले कंट्री का ही एक संगठन है। क्लियर, तो हमने ऑलरेडी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, बट हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में फिर से अध्ययन करेंगे। तो ये कनाडा से लगता है। क्लियर, ग्रीनलैंड से लगता है। फिर आपको पता है यहाँ की कई सारी कंट्री हैं, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, रसिया लगता है। क्लियर, तो आप ऐसे देख सकते हो। ये देखिए, ये हम अर्थ का टॉप पीक देख रहे हैं, समझ गए। मतलब टॉप पीक कैसे, ऐसे समझो कि ये देखो, ये आपकी अर्थ का टॉप पीक है ऊपर का। क्लियर,
मतलब ऐसे, ये देखो ये आर्कटिक ओशियन, ये आपकी अर्थ है ना, तो ये आर्कटिक ओशियन है, समझ गए। चलिए, और नीचे क्या है, नीचे है अंटार्कटिका। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो बड़ी स्पेलिंग है वो है नीचे अंटार्कटिका, मतलब ये है अंटार्कटिका आपका, क्लियर। और आर्कटिक कहाँ है, ये है ऊपर आर्कटिक। चलिए, अब बात आती है नीरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खादी व विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा गठन किया गया। नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में पेय पदार्थ में आप उपयोग कर सकते हो। नीरा का मतलब जल से नीर, नीर से लिया गया है। आप पढ़ते हो ना, जल वारी नीर तोए, तो वही है नीर। न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई एल्कोहलिक कंटेंट नहीं होता। KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये एक स्टेचुरी बॉडी है। 1956 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा कि क्या ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे नहीं साहब, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है, ये माइक्रो स्मॉल एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी कि MSME के अंतर्गत। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अर्थात आज के आपने करंट अफेयर्स को लगभग 10 जून से लेके 20 जून तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी सहजतापूर्वक अध्ययन कर लिया। उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अपने नए पार्ट्स में, जिसमें हम 21 जून से लेके 30 जून तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।